सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आई होप यू ऑल आर अमेजिंग, फिट एंड फाइन एज ऑलवेज। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। आज हम मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स हैं ना 2023 के, उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका ना पूरा एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो, मतलब सब चीज़ें कवर हो, आपको कुछ भी ना करना पड़े। तो एक्चुअल में ना बहुत सारा कंटेंट है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप दोनों पार्ट देखना, दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं होगा कि हम केवल जो न्यूज़ है उसके जो पढ़ के उसको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हम उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे, मतलब ऑपरेशन मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी दूसरे फैक्ट्स बनते हैं ना, उन सबको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो दुनिया का हर जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो सब भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना। तो कहाँ पे डिफरेंस आएगा इस अप्रोच में कि आप जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी दूसरे फैक्ट्स बनते हैं उनको भी साथ के साथ में कवर करो ना। तो अपन सब चीज़ें कवर करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, तो बिल्कुल बने रहना वीडियो में, और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ निकल के आ रही है और ये है, डीकन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू सेट अप इट्स कैंपस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डीकन यूनिवर्सिटी। तो वो क्या कर रही है, हमारे इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में वो अपनी जो है यूनिवर्सिटी सेटअप करने जा रही है, ठीक है। तो कौन सी वाली सिटी में वो सेटअप करने जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, यानी गिफ्ट सिटी। तो गुजरात को गिफ्ट सिटी भी बोला जाता है, आपको ये ध्यान रखना। तो अभी देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, इफ्सा, उसने ये अप्रूवल दिया है कि जो डीकन यूनिवर्सिटी है ना ऑस्ट्रेलिया की, कि वो अपना जो कैंपस है ना वो सेटअप कर सकती है, कहाँ पे, गुजरात की गिफ्ट सिटी में, ठीक है। तो मतलब आप देख लो, वैसे तो हम लोग क्या करते थे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते थे, अब फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे गुजरात, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड, ठीक है। जो 2023 का योगा फेस्टिवल था वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश में जो है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेट किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगापुर के बाद वो कौन सी कंट्री है जिसने यूपीआई को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। वो सिंगापुर के बाद भारत ने किस देश के साथ यूपीआई का विस्तार किया है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डी। जितने भी हमारे यूएई, मॉरिशियस और इंडोनेशिया, तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं, आपको अभी याद रखना है कि जो इंडिया का जो यूपीआई है ना, वो अब इन देशों में भी क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये रिसेंट कंट्रीज है, यूएई, मॉरिशियस और इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं, आपको उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है बोला टिन्बू, ठीक है। क्या नाम है उनका, बोला टिन्बू। तो जो नए प्रेसिडेंट नाइजीरिया के अपॉइंट हुए हैं वो है बोला टिन्बू। चलो, तो देखो नाइजीरिया से रिलेटेड एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसकी करेंसी है नायरा, और यहाँ पे जो कैपिटल है इसकी वो है अबूजा, ठीक है। नाइजीरिया के बारे में हमने क्या पता करा कि यहाँ पे जो इसकी कैपिटल है वो है अबूजा और इसकी कैपिटल है नायरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय विच कंट्रीज पार्लियामेंट वो वैन थोंग इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। आपको बताना है कि जो वान थुओंग जो है उनको अभी नया राष्ट्रपति चुना गया है, वो कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम के हाल ही में जो वॉन थुओंग है उनको एज अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। तो अब क्या करते हैं, एक बार वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। तो वियतनाम की देखो कैपिटल है हनोई, और इसके जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो अभी हमने पढ़ा ही था कि वो वान थुओंग, ठीक है। तो यहाँ के क्या बने ये प्रेसिडेंट, और इसकी जो करेंसी है वो है डोंग, वियतनामीज डोंग। चलो, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार नई जितनी भी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के, तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं कि जितने भी देशों में हुई है नई नई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट, उन सबको एक बार देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है मोहम्मद शाहबुद्दीन, ठीक है। जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है वो कौन बने, मोहम्मद शाहबुद्दीन, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ सिप्रस जो है उनको चुना गया है निकोस क्रिस्टोडोलिडस, ठीक है। फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है। पहली बार जो इक्वेटोरियल गिनिया है उनकी पहली बार क्या बनने जा रही है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है, और उनका नाम है मनुओला रोका बोटे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ जेक रिपब्लिक, ठीक है। जेक रिपब्लिक के जो है प्रेसिडेंट अभी चुने गए हैं जिसका नाम है पीटर पावेल, ठीक है। और ये कौन थे, नाटो के फॉर्मर चेयरमैन थे। इसके बाद है कि अभी जो है न्यूजीलैंड के भी नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं और उनका नाम है क्रिस हिपकिंस, ठीक है। तो क्रिप हिस्किन जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, कहाँ के, न्यूजीलैंड के।
चलो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। एसएसबी के जो है हाल ही में जो अभी डायरेक्टर जनरल है वो चुने गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला कौन है? रश्मि शुक्ला जो है वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। तो अभी वो चुनी गई है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। चलो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है, ठीक है, कहाँ पे, ये जो हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस होती है यहाँ पे, तो एक बार उनके देख लेते हैं कि कौन कौन उनकी हेड वाली पोजीशन पे या फिर डायरेक्टर जनरल वाली पोजीशन पे अपॉइंट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बीएसएफ के जो हेड हैं वो है पंकज कुमार सिंह, ठीक है। बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के जो अभी चुने गए हैं हेड, उनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन, ठीक है। सुजॉय लाल थाउसेन जो है चुने गए हैं सीआरपीएफ के हेड। उसके बाद सीआईएसएफ जो है उनके चुने गए हैं शील वर्धन सिंह। शील वर्धन सिंह कहाँ के चुने गए हैं? सीआईएसएफ के हेड। उसके बाद है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और ये जो आईटीबीपी है इनके जो हेड चुने गए हैं वो है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। आपको याद रखना है अनीश दयाल सिंह जो है चुने गए हैं आईटीबीपी के नए हेड। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हु हैज बीन बैंड बाय नाडा फॉर 4 years, ठीक है। कौन है वो, कौन सा प्लेयर है वो जो अभी नाडा ने जिसको बैन किया है आने वाले 4 साल के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो उसका नाम है ऐश्वर्या बाबू, ठीक है। ऐश्वर्या बाबू यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन है ऐश्वर्या बाबू? तो ये इंडिया की टॉप ट्रिपल जंपलर है, ठीक है, जंपर। तो कौन है ऐश्वर्या बाबू? तो देखो इंडिया की जो टॉप ट्रिपल जंपर है ऐश्वर्या बाबू, जिनको अभी नाडा ने बैन किया है। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में। और इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा ने क्या किया है, 4 years के लिए बैन कर दिया है किसको? ऐश्वर्या बाबू को। अच्छा, क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने जो है स्टेरॉइड्स लिए थे, ऐसा इनका कहना है। और स्टेरॉइड्स क्यों लिए जाते हैं? सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये है पूरी न्यूज। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Who among the following has launched Catch the Rain 2020 कैंपेन, ठीक है। किसने जो है अभी कैच द रेन 2023 का अभियान शुरू किया है, ठीक है। अभी जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने जो है एक कैंपेन को लॉन्च किया है और उसका नाम है कैच द रेन 2023, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये जो कैंपेन है, ये वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे वाटर जो है एम्पावर करता है उसके ऊपर ये पूरा डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन विच हाईवे, ठीक है। वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो सेटअप किया गया है। आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट में सेटअप किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो सेटअप किया गया है। अच्छा, क्या होता है ये बैम्बू क्रैश बैरियर? तो देखा होगा आपने, जब आप हाईवे पे चलते हो तो साइड में एक इस तरीके से, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इस तरीके से बना रहता है, ठीक है, जो फेंस टाइप की जो बनी रहती है, जिससे कि क्या हो कि जो व्हीकल है वो अपनी एक पूरा प्रॉपर डायरेक्शन में चले और उसको पता रहे कि आगे उसको कहाँ पे टर्न लेना है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। तो अब जो है, पहले तो क्या होता था, स्टील की बनती थी ये, लेकिन अब जो है इसको रिप्लेस किया गया है, स्टील का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है और वो है बैम्बू। तो बैम्बू को यूज किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैम्बू जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसको पूरा एकदम ट्राई टेस्ट करके ही इसको मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स थे, जैसे कि स्टील जो है लिमिटेड होती है, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी उससे थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरीके के सारे जो चीजें हैं उसको रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है वो बेटर ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है। और ये जो है पहली बार जो है पॉसिबल हो पाया हमारे भारत में। और कहाँ पे हुआ ये? महाराष्ट्र में। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Recently, the Indian Air Force, along with whom participated in exercise शिन्यूमेत्री, ठीक है। आपको बताना है कि अभी जो है हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने मतलब एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी जिसका नाम है शिन्यूमेत्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो जो कौन सी कंट्री है जिसने इस एक्सरसाइज में भाग लिया था, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान और जो है इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने क्या किया था, एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी जिसका नाम है शिन्यूमेत्री। तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना ने
किसके साथ? जापान के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, अब ये तो हो गई बात इसकी। अब एक बार देख लेते हैं दूसरी और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो अभी रिसेंटली हुई हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो एक है सहयोग काजिन। ठीक है, सहयोग काजिन जो है इंडिया और जापान के बीच में होती है। उसके बाद है धर्म गार्जन। धर्म गार्जन जो एक्सरसाइज है ये भी किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में। उसके बाद आती है शिन्यू मैत्री, तो ये किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में। फिर उसके बाद आती है एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है जिमेक्स। ठीक है, जिमेक्स से आप याद रख सकते हो जैसे जापान, और ये भी किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में। तो अभी हमने क्या देखा कि जितनी भी जापान के साथ इंडिया जो एक्सरसाइज करता है उन सभी के अभी हमने नाम देख लिए, सो दैट अभी क्या हो, हमें एक ही जगह पे जितनी भी जापान के साथ इंडिया के होने वाली एक्सरसाइजेज उनके बारे में पता चल जाए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Who has inaugurated the first phase of Bangalore Safe City Project in Bengaluru, कर्नाटका? आपको बताना है कि बेंगलुरु कर्नाटका में बैंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अमित शाह ने क्या किया है? इनॉग्रेट किया है बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। चलो अभी देख लेते हैं जो इनॉग्रेशन मतलब अभी अमित शाह ने जितने भी रीसेंट इनॉग्रेशन किए हैं उसको एक जगह पे देख लेते हैं। तो देखो अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन कर्नाटका, अभी जो है अमित शाह ने आधारशिला रखी है किसकी? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। कहां पर? कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद अमित शाह ने और क्या किया है? अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू। कहां पे? मणिपुर में। आपको याद रखना है कि 120 फीट ऊंचा पोलो स्टैचू जो है वो अभी इनॉग्रेट किया गया है अमित शाह के द्वारा। कहां पे? मणिपुर में। इसके बाद है अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट देवानहली इन कर्नाटका। देखो यहाँ पे जो है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो आधारशिला है वो रखी गई है अमित शाह के द्वारा। कहाँ पे? कर्नाटका के देवानहली में। ठीक है, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है मेगा डेयरी एट मांड्या कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में जो है अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है मेगा डेयरी। ठीक है, मेगा डेयरी जो है कर्नाटका में अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है। अमित शाह ने उसके बाद और क्या इनॉग्रेट किया है? तो देखो अमित शाह लॉन्च द प्रहरी ऐप फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीएसएफ के लिए अमित शाह ने एक ऐप लॉन्च किया है और उसका नाम है प्रहरी। ठीक है, प्रहरी ऐप जो है लॉन्च किया है अमित शाह ने किसके लिए? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मऊगंज हैज बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? अभी जो है हाल ही में मऊगंज एक 53वां जिला बना है। आपको मुझे बताना है कि ये जो है कौन से स्टेट का जिला बना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर ई। चलो एक बार मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो हम सभी को पता है, वो है भोपाल। चीफ मिनिस्टर जो है अभी वो है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर है मंगूभाई चंगनभाई पटेल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Who has been appointed as the new chairperson of the Power Regulator Central Electricity Regulatory Commission यानी CERC। तो जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं CERC के, उनका नाम है जिष्णु बारुआ। ठीक है, जिष्णु बारुआ जो है वो CERC के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। चलो इसके अलावा और दूसरी कौन कौन सी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है एक बार उन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो अभी जो है नीति आयोग की कौन है? सीईओ जो है वो अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अय्यर को। ठीक है, पी अय्यर को जो है उन्होंने रिप्लेस किया है। और अभी जो करंट में जो सीईओ हैं नीति आयोग के, उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। उसके बाद है कोच ऑफ इंडियन बॉक्सिंग टीम दिमित्री दिमित्रुक। ठीक है, अभी जो है इंडियन बॉक्सिंग टीम जो है हमारी उसकी कोच बनी है दिमित्री दिमित्रुक। ठीक है, उसके बाद है सीएमडी ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आईटीआई। ठीक है, जो सीएमडी है वो कौन बनी है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की? तो वो है राजेश राय। चलो उसके बाद है एमडी ऑफ जैगवार लैंड रोवर इंडिया, जो अभी एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है जैगवार ब्रांड के, वो कौन बने? वीपी राजन अंबा। ठीक है, वीपी राजन अंबा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बने किसके? जैगवार के। इसके बाद है वाइस चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है, अभी हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी का अपॉइंटमेंट हुआ है और वो कौन है? एमवी सुचिंद्र कुमार। एमवी सुचिंद्र कुमार जो है नए वाइस चीफ बने आर्मी के। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
Who has won the BBC Indian Sportswoman of the Year Award for 2022? 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक बार दूसरे और देख लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर जो हमारे अवार्ड होते हैं, फिर दूसरे किसी फील्ड में अवार्ड अभी जो रिसेंटली मिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 कौन है? सज्जन जिंदल को जो है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। फिर इसके बाद है मार्कोनी प्राइज 2023। मार्कोनी प्राइज 2023 का किसको मिला है? हरि बालकृष्णन को। इसके बाद है केरला के अकबर ककाटिल अवार्ड जो है वो किसको मिला है? सुभाष चंद्रन को। ठीक है, कि कौन सी नोवेल के लिए? समुद्रशिला नोवेल के लिए सुभाष चंद्रन को केरला अकबर ककाटिल अवार्ड मिला है। उसके बाद है यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। ठीक है, यूनेस्को को जो है पीस प्राइज मिला है आइवरी कोस्ट में, वो कौन है? एंजेला मार्कल। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन है एंजेला मार्कल। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड जर्नलिस्ट किसको मिला ये वाला अवार्ड? तो ये मिला है जर्नलिस्ट AB के प्रसाद को। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड मिला है जर्नलिस्ट AB के प्रसाद को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स? आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने संतोष ट्रॉफी जीती है 54 साल बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने जो है 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज रिलीज द बुक इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री? जो है अभी एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। तो ये जो है किसने रिलीज करी है इस बुक को? तो इसका नाम हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडवीय। अच्छा, कौन है डॉक्टर मनसुख मांडवीय? तो डॉक्टर मनसुख मांडवीय हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? हेल्थ के। चलो एक बार देख लेते हैं और कौन कौन सी रीसेंट बुक्स जो हैं वो लॉन्च हुई है, सो दैट हमें यहाँ पे एक ही जगह पे बुक्स का भी पता चल जाए। चलो तो देखो, मोदी करके एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम पूरा है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है, ये किसने लिखी है? JP नड्डा ने। इसके बाद है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये जो बुक है ये किसने लिखी है? मेघानंद देसाई ने। ठीक है, मेघानंद देसाई ने जो है इस बुक को लिखी है। इसमें पूरा इसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। ठीक है, तो यहाँ पे है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी जो बुक है उसको रिलीज किया है। नेक्स्ट है कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेटर टीम। तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? R कौशिक एंड R श्रीधर। ठीक है, ये दोनों जो है इन्होंने बुक जो है कंबाइनली लॉन्च करी है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्टर इरफान खान उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिनका नाम है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, जिसको लिखा गया है शुभ्रा गुप्ता। ठीक है, शुभ्रा गुप्ता ने जो है इन पर एक किताब लिखी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate which edition of the National Platform of Disaster Risk Reduction on 10th मार्च 2023 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 मार्च को नई दिल्ली में जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो है वो किया था आवरण। तो आपको बताना है कि कौन से नंबर का था वो। ठीक है, कौन सा एडिशन था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3rd एडिशन का जो था ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि PM मोदी जो है वो न्यूज़ में बने रहते हैं, तो काफ़ी सारी न्यूज़ से वो बने रहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं अभी उन्होंने हाल ही में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहला है PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड शिवमोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका। ठीक है, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है शिवमोगा एयरपोर्ट। कहाँ पे? कर्नाटका में। उसके बाद PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है बारिसु कन्नड़ दिम दमावा। ठीक है, जो बारिसु कन्नड़ दिम दमावा कल्चरल फेस्टिवल है वो इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? तालकटोरा स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद PM मोदी ने 41st एडिशन की जो प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग होती है उसको चेयर किया, यानी चेयरपर्सन रहे हैं। कौन सी मीटिंग का? प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग, और उसका कौन सा एडिशन था? 41st। चलो 41। नेक्स्ट आते हैं। PM मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है जल जन अभियान इन अबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान।
पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कौन सा जल जन अभियान, ठीक है, कहां पे, आबू रोड, सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल 15th एडिशन ऑफ आदि महोत्सव इन न्यू दिल्ली। पीएम मोदी ने अभी 15th एडिशन जो है आदि महोत्सव का, उसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया है, कहां पे, न्यू दिल्ली में। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 14th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शो इन बेंगलुरु कर्नाटका। अभी जो एरो इंडिया शो हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में, उसका 14th एडिशन हुआ था और इसको भी किसने इनॉग्रेट किया था, पीएम मोदी ने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। According to the VDEM Democracy Report 2023, what is the rank of India in the इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, आपको बताना है कि वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के हिसाब से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 108। 108 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट इंडेक्स के अंदर। चलो और देख लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली इंडेक्सेस के रिजल्ट आए हैं जिसमें इंडिया की क्या रैंक है, बाकी दूसरे किस कंट्री ने टॉप किया है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंक है 42, कितनी कंट्रीज में से, 55 कंट्रीज में से, और इसको टॉप किसने किया है, यूएसए ने। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, तो इसमें इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की रैंक है 4th और इसको भी टॉप किसने किया है, यूएस ने। नेक्स्ट आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, तो इंडिया की जो है रैंक जो है अब जो 85 है, पिछली बार 87 थी, तो अब जो है थोड़ा और अच्छा देखने को हमें मिला है, और इसको जापान जो है 2 साल से काफी टाइम से जो है जापान इसको टॉप कर रहा है, ठीक है। इसके बाद लिस्ट ऑफ बेस्ट कुसाइंस ऑफ द वर्ल्ड बाय टेस्ट एटलस, ठीक है, यहाँ पे आपको एक इंडेक्स देखने को मिल रही है कि बेस्ट क्विशांस जो है वर्ल्ड के टेस्ट के बेसिस पे वो कौन है, तो इंडिया की इसमें रैंक है 5th और इसको टॉप किया है इटली ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022, पुडुचेरी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है, झारखंड और बिहार ने क्या किया है, लोएस्ट स्कोर किया है, किसमें, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 के अंदर। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI 2022, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 68 और इसको टॉप किया है फिनलैंड ने। नेक्स्ट पे चलते हैं ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन पेपर, ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन पेपर, इसमें इंडिया की रैंक है 3rd और इसको टॉप किया है चाइना ने। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पब्लिश्ड बाय आर्टोन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है, एक तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स था, ठीक है, वो अलग है, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है ये अलग है, जिसको किसने पब्लिश किया है, आर्टोन कैपिटल ने, और इसमें इंडिया की रैंक है 87 और इसको टॉप किसने किया है, यूएई ने, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 48 और इसको टॉप किया है सिंगापुर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई ने लॉन्च किया है मिशन हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है, यहाँ पे एक आरबीआई ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। तो आपको बताना है कि जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक था, ये जो अभी आया था रिसेंटली 2023 में, इसकी थीम क्या थी, ठीक है, तो इसकी थीम थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। चलो अभी सिंस आरबीआई की हमने न्यूज़ पढ़ी तो एक बार आरबीआई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आरबीआई स्टैब्लिश होता है 1 अप्रैल 1935 को, तो सबसे पहले आरबीआई जो है स्टैब्लिश कब होता है, फाउंड कब किया जाता है, वो है 1935 1 अप्रैल। इसको नेशनलाइज कब किया जाता है, 1 जनवरी 1949, याद रखना 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है। हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और जो आरबीआई है किस कमेटी के थ्रू सेटअप किया गया था, वो थी हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू जो है आरबीआई सेटअप किया गया था। फर्स्ट गवर्नर के अगर नाम देखें तो वो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कहां से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया से, और वो थे हमारे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, ठीक है। नेक्स्ट आता है 25th गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, जो कि अभी हमारे करंट गवर्नर हैं आरबीआई के, तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आरबीआई के जो है आपको पता है कि 4 जो है डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो एक बार उनके भी नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं तवर्ना रविशंकर, ठीक है, दूसरे हैं मुकेश कुमार जैन, तीसरे हैं माइकल डी पात्रा और चौथे हैं एम राजेश्वर राव। चलो तो ये जो है आपको सारे के सारे फैक्ट्स याद रखने हैं आरबीआई से रिलेटेड।
नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीएफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन हाल ही में न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है अपॉइंट किए गए किसके, इंडिया के। ठीक है, तो यहां पे जो है आंसर हो जाएगा हमारा संजीव शंकर दुबे। संजीव शंकर दुबे जो है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है चुने गए हैं। अच्छा, क्या होता है सीजीए, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सीजीए जो है वो एक प्रिंसिपल एडवाइजर होता है किस मैटर में, अकाउंटिंग मैटर में। किनके अकाउंटिंग मैटर में, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उनके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनके अंदर जो है एडवाइजर का काम करता है कौन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसके बाद है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी भी टेक्निकलिटी है साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की वो उसको इंश्योर करे। ठीक है, और जो है प्रिपरेशन सबमिशन हो अकाउंट्स का टाइम टू टाइम, किनको, यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके बाद है जो सीजीए है वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेकर कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरनल ऑडिट्स हो रहे हैं उसका भी एक्सचेकर का जो रोल है वो भी कौन प्ले करता है, सीजीए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये थे हमारे आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे मार्च मंथ के, वो अभी हमने सारे डिस्कस नहीं किए हैं, अभी बहुत सारे और बचे हैं। सिंस ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली बैठना ना पड़े, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस मार्च मंथ के करंट अफेयर जितने भी हैं मैंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी जो सेकंड पार्ट है उसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उनको प्लीज मिस मत करना, क्योंकि वो जो है एग्जाम का पार्ट बिल्कुल बन सकते हैं। और हम इसी तरीके से कवर करेंगे कि अगर एक न्यूज है तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कहीं जाने की चिंता नहीं है। और जैसा कि हमें पता है कि हमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर तो पढ़ने ही होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। अभी जो है आप इस चैनल पे देख सकते हो, अभी जो है हमने अप्रैल मंथ की जो है करंट अफेयर वाली जो ऑलरेडी डाल दी है, ये मार्च मंथ की अभी ले रहे हैं। अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगी मार्च मंथ की, उसमें आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे और इस तरीके से मार्च मंथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरे नेक्स्ट मंथ पे चलेंगे और इस तरीके से पूरा जनवरी तक कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका एक भी करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल चैनल से आप जुड़ जाना, सो दैट आप जो है नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। तो इसी तरीके की करंट अफेयर, जीके, जीएस, जॉब वैकेंसी अपडेट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यू के एनालिसिस को पाने के लिए आप क्या करना, चैनल से जुड़ जाना। और यहाँ पे जो आपको जीके 24 एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारा कंटेंट अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू करंट अफेयर, जो कि हिंदी और इंग्लिश यानी बायलिंगुअल होता है, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं वहां पे आपको काफी सारा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो ऐप है आपके लिए एक तरीके से वन रूफ है जहां पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। और दूसरी बात, ये जो है ऐप बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस ऐप का आप क्या करो, लाभ उठाओ। तो ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर मिला है तो प्लीज आप लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि अब जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके क्वेश्चंस के आंसर करना। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में इस वीडियो के, जहां पे हम बात करेंगे मार्च के बचे हुए करंट अफेयर्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।